नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प चीज की तह तक जाने वाले हैं। हमारे कपड़े। कक्षा 6 विज्ञान की किताब का अध्याय 3 है, रेशों से वस्त्र तक। और हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ जी, नमस्कार। और ये विषय वाकई बहुत रोजमर्रा का है, पर उतना ही गहरा भी। बिल्कुल। सोचिए, हम बाजार जाते हैं, कपड़े देखते हैं, कोई सूती है, कोई रेशमी, कोई ऊनी, तो कोई वो क्या कहते हैं, सिंथेटिक। किताब में जैसे पहेली और बूझों हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भी कई बार सोचते होंगे कि आखिर इनमें फर्क क्या है और ये बनते कैसे हैं। सही बात है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है, रेशों यानी फाइबर से शुरू होकर पहनने लायक कपड़े बनने तक का वो पूरा सफर। और ये वाकई एक जरूरी और रोचक सफर है। देखिए, कपड़े हमारी बुनियादी जरूरत तो है ही, है ना? हाँ बिल्कुल, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ। लेकिन ये जानना कि कैसे एक मामूली से दिखने वाले रेशे से इतना सुंदर और उपयोगी वस्त्र बन जाता है, ये अपने आप में विज्ञान है, थोड़ी तकनीक है और काफी हद तक हमारे इतिहास और संस्कृति का आईना भी है। वाह, क्या बात कही है। विज्ञान, तकनीक, इतिहास, संस्कृति, सब कुछ कपड़ों में। तो शुरू करते हैं इसी विविधता से। जैसा किताब में पहेली और बूझों ने दुकान में देखा, सूती, सिंथेटिक, ऊनी, रेशमी, और हमारे चारों तरफ भी तो देखिए, चादरें हैं, पर्दे हैं, तौलिए, यहाँ तक कि स्कूल के बस्ते और बोरियां भी, सब अलग अलग तरह के कपड़ों से बने हैं। हाँ, और अगर थोड़ा ध्यान दें, जैसे किताब में एक गतिविधि भी है कि दर्जी की दुकान से कतरने लेकर उन्हें छूकर देखें। हाँ, एक्टिविटी 1। तो ये विविधता और साफ महसूस होती है। कोई कपड़ा खुरदुरा है, कोई एकदम मुलायम, कोई मोटा, कोई पतला। सही कहा। और ये सारी विविधता ये किस चीज पर निर्भर करती है? मतलब इसका बेस क्या है? ये निर्भर करती है उस मूल चीज पर जिससे कपड़ा बना है, यानी रेशा, या जिसे हम फाइबर कहते हैं। फाइबर, ओके। अगर आप किसी कपड़े को बहुत करीब से देखें ना, तो उसमें धागे दिखाई देते हैं, यान जिसे कहते हैं। हाँ, धागे तो दिखते हैं, ऐसे लाइनों जैसे। हाँ, जो एक खास तरीके से आपस में गुंथे होते हैं, बुने होते हैं। और फिर धागे के अंदर भी कुछ होता है? बिल्कुल। अगर उस धागे को भी और बारीकी से देखें, किताब में एक्टिविटी 3 में बताया भी है कि धागे को नाखून से जरा खुरचें। अच्छा। तो वो और भी पतली पतली लड़ियों में बट जाता है। कभी सुई में धागा डालने की कोशिश की है? हाँ, कई बार। वो धागे का सिरा एकदम फैल जाता है, मुश्किल हो जाती है डालना। बस वही जो पतली पतली लड़ियां फैल जाती है ना, वही है रेशा, फाइबर। अरे वाह, तो ये है पूरी कड़ी। सबसे पहले रेशा, फिर रेशों को मिलाकर बना धागा, और फिर धागों से बुनाई या कुछ करके बना वस्त्र। एकदम सही। रेशा, धागा, वस्त्र, ये क्रम है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये रेशे, ये फाइबर आते कहाँ से हैं? देखिए, मुख्य रूप से रेशों के 2 स्रोत हैं, मोटे तौर पर। 2? कौन कौन से? एक तो है प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, पौधों से या फिर जानवरों से। हाँ। और दूसरे हैं संश्लिष्ट, मतलब सिंथेटिक, जिन्हें इंसान खुद बनाते हैं, केमिकल वगैरह से। अच्छा, तो प्राकृतिक में कौन कौन से आ गए? किताब में जैसे कपास का जिक्र है, कॉटन, और जूट, ये पौधों से मिलते हैं? हाँ, कपास और जूट, ये दोनों पौधों से मिलने वाले मुख्य रेशे हैं। और जानवरों से मिलने वालों में सोचिए जरा। जानवरों से ऊन, स्वेटर वाली ऊन भेड़ से मिलती है? हाँ, ऊन मिलती है भेड़ से, बकरी से, याक से भी मिलती है। और एक और बहुत मशहूर रेशा है जानवरों से मिलने वाला, बहुत मुलायम, चमकदार। सिल्क, रेशम। बिल्कुल, रेशम, जो रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। वाह, तो ये सब हो गए प्राकृतिक। हाँ, और सोचिए, हजारों सालों तक तो इंसान इन्हीं प्राकृतिक रेशों पर ही निर्भर था। कपड़े बनाने के लिए बस यही साधन थे उनके पास। सही बात है। लेकिन पिछले लगभग कह लीजिए 100-125 सालों में विज्ञान ने काफी तरक्की की, और फिर प्रयोगशालाओं में, मतलब लैब में, केमिकल प्रोसेस से रेशे बनाना संभव हो गया। अच्छा, ये हैं सिंथेटिक वाले। हाँ, यही है संश्लिष्ट या सिंथेटिक फाइबर। जैसे पॉलिएस्टर की शर्ट पहनते हैं कई लोग, नायलॉन की रस्सियां होती हैं, एक्रिलिक के स्वेटर भी आते हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। आजकल तो बहुत चलते हैं ये। हाँ, काफी इस्तेमाल होते हैं। चलिए, थोड़ा पौधों से मिलने वाले रेशों पे ध्यान देते हैं पहले। बिल्कुल। सबसे कॉमन कपास, कॉटन, रुई। इसका इस्तेमाल तो हम सबने देखा ही है। दियों की बत्ती बनाते हैं। गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में भरते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये रुई, ये आती कहाँ से है? मतलब पेड़ पर उगती है? हाँ, कपास असल में एक फसल है,
इसे खेतों में उगाया जाता है। अच्छा, फसल है। हाँ, और इसके लिए काली मिट्टी और थोड़ी गर्म जलवायु अच्छी मानी जाती है। कपास के पौधे पर करीब नींबू जितने बड़े फल लगते हैं। फल? रुई का फल? किताब में लिखा है कि उस समय पूरा खेत ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चादर बिछ गई हो। हाँ बिल्कुल, वो नजारा देखने लायक होता होगा। एकदम सफेद रुई से ढका हुआ खेत। कल्पना करना भी कितना सुंदर है। अच्छा, फिर उस रुई का क्या करते हैं? फिर इन गोलकों से रुई को हाथ से चुना जाता है, हाथ से तोड़ लेते हैं। इसके बाद एक बहुत जरूरी प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं कपास ओटना, गिनिंग। ओटना, गिनिंग। इसमें क्या करते हैं? इसका मकसद होता है रुई के रेशों को बीजों से अलग करना, क्योंकि रुई के अंदर बीज भी तो होते हैं। हाँ, सही बात है, वरना धागा कैसे बनेगा? तो ये ओटने का काम कैसे होता है? मुश्किल नहीं होता होगा? पारंपरिक रूप से तो इसे हाथ से ही करते थे। एक कंघी जैसा औजार होता था, उससे रेशों को खींचते थे तो बीज अलग हो जाते थे। अच्छा, कंघी जैसा। हाँ, लेकिन अब जाहिर है बड़े पैमाने पे ये काम मशीनों से होता है। जी। गिनिंग मशीनें आती हैं, जी। वो ज्यादा तेजी से और सफाई से रेशों को बीजों से अलग कर देती हैं। समझ गया। तो ये तो हुई कपास की कहानी। खेत से रुई, फिर ओट कर बीज अलग। अब दूसरा पौधा वाला रेशा, जूट या पटसन भी कहते हैं शायद। हाँ, पटसन भी कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है? ये भी फल से? नहीं, जूट का रेशा पौधे के फल से नहीं मिलता, ये उसके तने से मिलता है, स्टेम से। तने से? हाँ, अच्छा। इसकी खेती खासकर बरसात के मौसम में होती है। और भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, इन राज्यों में काफी जूट होता है। और पौधे में जब फूल आने लगते हैं ना, पुष्पन अवस्था जिसे कहते हैं, उसी स्टेज पर इसे काट लिया जाता है। फिर तने से रेशा कैसे निकालते होंगे? ये तो कपास से काफी अलग लग रहा है। हाँ, प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इसमें क्या करते हैं, कटे हुए तनों के गट्ठर बना लेते हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं। पानी में? क्यों? ताकि तना गल जाए। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। पानी में रहने से तने का बाहरी हिस्सा नरम पड़ जाता है, गल जाता है। अच्छा। और फिर रेशों को हाथ से खींचकर आसानी से अलग किया जा सकता है। अरे वाह, मतलब पानी में गलाकर रेशे निकालना। हाँ, यही जूट फाइबर है, जिससे फिर वो बोरियां बनती हैं, रस्सियां बनती हैं। आजकल तो सजावटी सामान, थैले वगैरह भी बनने लगे हैं जूट के। हाँ, देखे हैं मैंने, काफी फैशनेबल लगते हैं। अच्छा, तो कपास के लिए ओटना और जूट के लिए पानी में गलाना यानी रेटिंग, दोनों के अपने अपने तरीके हैं रेशे निकालने के। बिल्कुल। अब जब रेशा मिल गया कपास का या जूट का, तो अगला कदम है धागा बनाना। इसे कताई कहते हैं, है ना? स्पिनिंग। एकदम सही। कताई यानी स्पिनिंग, ये वो प्रक्रिया है जिसमें रेशों के ढेर से, जैसे रुई का एक पुंज ले लिया, हाँ। उससे रेशों को धीरे धीरे खींचते हैं और साथ में उनमें ऐंठन देते जाते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ऐंठन मतलब मरोड़ते हैं? हाँ, मरोड़ते हैं। इस ऐंठन या मरोड़ से क्या होता है कि रेशे आपस में सट जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक लंबी मजबूत लड़ी बन जाती है। इसी लड़ी को हम धागा या सूत कहते हैं, यार्न। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम हाथ से रुई लेकर दिए की बत्ती बनाते हैं। हाँ, उसे भी तो हल्का हल्का ऐंठते जाते हैं। हाँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सिद्धांत वही है, बस बड़े पैमाने पर करने के तरीके अलग हैं। तो पुराने जमाने में ये कताई कैसे करते थे? हाथ से ही? हाँ, हाथ से ही। इसके लिए सरल उपकरण इस्तेमाल होते थे। एक तो थी तकली, हैंड स्पिंडल जिसे कहते हैं, हाथ से घुमाते थे। तकली, मैंने शायद देखी है तस्वीर। हाँ, किताब में भी है। और दूसरा बेशक चरखा। चरखा? हाँ, ये तो बहुत फेमस है। चरखा तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी बन गया था। हाँ, महात्मा गांधी जी ने चरखे को बहुत महत्व दिया था। क्यों? मतलब इसके पीछे क्या सोच थी? सिर्फ इसलिए कि वो हाथ से चलता था? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, इसके पीछे एक गहरा विचार था। गांधी जी चाहते थे कि लोग ब्रिटेन की मिलों में बने महंगे कपड़ों पर निर्भर न रहें। अच्छा। बल्कि अपने हाथ से सूत काते और उसी हाथ कते सूत से बने कपड़े पहने, जिसे खादी कहते हैं। खादी, हाँ। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, स्वावलंबन का, और इससे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती थी। तो ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, एक तरह का आंदोलन था। ये बात तो है। इसीलिए भारत सरकार ने बाद में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना भी की, ताकि इसको बढ़ावा मिल सके। और खादी आज भी अपनी एक खास पहचान रखता है। महंगा भी होता है काफी। हाँ, क्योंकि हाथ का काम है उसमें। वैसे आजकल तो कताई बड़े पैमाने पर
मशीनों से ही होती होगी। निश्चित रूप से। अब औद्योगिक स्तर पर मतलब फैक्ट्रियों में कताई के लिए बहुत बड़ी-बड़ी और तेज रफ्तार मशीनें इस्तेमाल होती हैं। वो बहुत कम समय में ढेर सारा धागा तैयार कर देती हैं। तो रेशे से धागा बनने तक का सफर यहाँ पूरा होता है। ठीक है, अब हमारे पास धागा तैयार है, रेशा मिला, कताई हुई, धागा बन गया। अगला पड़ाव, धागे से कपड़ा बनाना। इसके कौन कौन से तरीके हैं? धागे से वस्त्र बनाने की दो मुख्य विधियां किताब में बताई गई हैं। एक है बुनाई यानी वीविंग। वीविंग, बुनाई। हाँ, जैसे चटाई बुनते हैं कुछ वैसा। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। बुनाई में क्या होता है, धागों के 2 सेट इस्तेमाल होते हैं, 2 समूह। 2, हाँ। एक सेट के धागे लंबाई में चलते हैं जिन्हें ताना कहते हैं, वॉर्प। और दूसरे सेट के धागे चौड़ाई में चलते हैं जिन्हें बाना कहते हैं। ताना और बाना, ओके। इन दोनों सेट्स को एक खास तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजारकर आपस में फंसाकर व्यवस्थित किया जाता है। इसी से कपड़े का पूरा थान तैयार होता है। किताब में वो कागज की पट्टियों से बुनाई समझाने वाली एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 5। हाँ, देखी थी, रंगीन कागज की पट्टियों से। वो बिल्कुल इसी सिद्धांत को दिखाती है, एक पट्टी ऊपर एक नीचे। हाथ से? इसके लिए करघे का इस्तेमाल होता है, लूम्स। लूम्स कहते हैं। ये हाथ से चलने वाले भी होते हैं जिन्हें हम हथकरघा या हैंडलूम कहते हैं। भारत में तो हैंडलूम की बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है। बनारसी साड़ियाँ, कांजीवरम, ये सब हैंडलूम पर ही तो बिनती हैं। हाँ, सुना है। और फिर बिजली से चलने वाले करघे भी होते हैं, पावर लूम। उन पर काम बहुत तेजी से होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए। अच्छा, तो हमारी शर्ट, पैंट, चादरें, पर्दे, ये ज्यादातर इसी बुनाई वाली विधि से बनते हैं? हाँ, ज्यादातर। ओके। और दूसरी विधि आपने बताई, बंधाई, निटिंग। ये कैसे अलग है? निटिंग जो है वो बुनाई से अलग है। इसमें धागों के 2 सेट नहीं चाहिए होते। तो फिर? इसमें अक्सर सिर्फ एक ही धागे का इस्तेमाल होता है। कभी कभी कुछ धागे भी हो सकते हैं, पर मूल सिद्धांत एक धागे का है। उस एक धागे से फंदे बनाए जाते हैं, लूप्स। फंदे, लूप्स। हाँ, और फिर उन फंदों को आपस में गूंथते जाते हैं, एक फंदे में से दूसरा निकालते हुए, और इस तरह पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। अरे हाँ, जैसे स्वेटर बुनते हैं, मेरी दादी बुनती थी, उसमें तो एक ही ऊन का गोला होता है और वो 2 सलाइयों से फंदे बनाती जाती हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। हाँ। स्वेटर बुनना निटिंग का क्लासिक उदाहरण है। तो स्वेटर, मोजे, ये सब निटिंग से बनते हैं? हाँ, स्वेटर, मोजे, कई तरह की टी शर्ट्स, इनरवेयर, बहुत सारे ऊनी और होजरी के कपड़े बंधाई या निटिंग विधि से ही बनते हैं। अच्छा, और आपने शायद ध्यान दिया हो हाँ, कि अगर किसी बुने हुए कपड़े जैसे मोजे का एक धागा टूटकर खिंच जाए, हाँ, तो पूरा कपड़ा बड़ी आसानी से उधड़ता चला जाता है, सर करके। बिल्कुल। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो फंदों की एक लगातार चेन या जाल जैसा होता है। एक फंदा खुला तो आगे के खुलते जाते हैं। बुनाई वाले कपड़े में ऐसा नहीं होता आसानी से। हाँ, ये तो अनुभव किया है। तो मतलब बुनाई में 2 धागों रंग के सेट, ताना और बाना, और बंधाई यानी निटिंग में एक ही धागे से फंदे बनाकर, ये हैं कपड़े बनाने के मुख्य तरीके। सही पकड़ा। और इन दोनों विधियों से अलग-अलग बनावट के, अलग मोटाई और लचीलेपन वाले कपड़े बनते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग पहनने की चीजों में करते हैं। ये पूरा सफर समझना, खेत में उगी कपास से लेकर कताई, बुनाई और फिर हमारी अलमारी में टंगी शर्ट तक, वाकई कमाल का है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या लोग हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनते आए, मतलब आदिकाल में? ये एक दिलचस्प सवाल है, और किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी इतिहास पर थोड़ी रोशनी डालता है। जाहिर सी बात है, शुरुआत में ऐसा नहीं था। बहुत बहुत पुराने जमाने में, जब इंसान ने कपड़े बनाना सीखा ही नहीं था, तब शायद अनुमान ही लगा सकते हैं हम। हाँ, क्या करते होंगे? शायद वे अपने शरीर पर ढकने के लिए पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते हों, या बड़ी बड़ी पत्तियां लपेटते हों, या फिर जानवरों की खाल और फर जो शिकार से मिलती थी। हाँ, मतलब जो प्रकृति में मिला उसी से काम चलाया। हाँ, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जब इंसान ने खेती करना सीखा, एक जगह बसना शुरू किया, तो शायद उन्होंने घास और पतली टहनियों को आपस में गूंथकर चटाइयां और टोकरियां बनाना शुरू किया होगा। अच्छा, चटाई टोकरी, हाँ। हो सकता है इसी से उन्हें धागे जैसी चीज बनाने का आइडिया आया हो, जैसे लताओं को, मतलब बीलों को, या जानवरों के बालों या ऊन को आपस में ऐंठ कर
लंबी लंबी लड़ियां बनाई हों। हाँ, ये हो सकता है। और फिर शायद उन्हीं टोकरी बुनने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके इन लड़ियों से शुरुआती एकदम रफ किस्म के कपड़े बुने गए होंगे। ये तो लॉजिकल लगता है। अच्छा, किताब ये भी बताती है कि प्राचीन भारत में गंगा नदी के किनारे कपास उगती थी और लोग उसके बने कपड़े पहनते थे। हाँ, कपास का इस्तेमाल भारत में बहुत पुराना है और प्राचीन मिस्र में, इजिप्ट में नील नदी के किनारे कपास के साथ साथ एक और पौधा उगता था, फ्लैक्स। फ्लैक्स, उससे क्या बनता था? फ्लैक्स के रेशों से लिनन जैसा कपड़ा बनता है। तो वहां रुई और फ्लैक्स दोनों का इस्तेमाल होता था कपड़े बनाने में। अच्छा, एक और मजेदार बात इसमें लिखी है कि उस जमाने में सिलाई का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब सुई नहीं थी। हाँ, ये बहुत रोचक बात है। सुई नहीं थी जिससे कपड़ों को काटकर, जोड़कर, मतलब शरीर के नाप का बनाया जा सके। तो फिर लोग कपड़े पहनते कैसे थे? वो लोग कपड़े के थान को ही, मतलब जो बुना हुआ लंबा कपड़ा होता था, उसी को शरीर पर अलग अलग तरीकों से लपेट लेते थे, ड्रिप कर लेते थे। अरे हाँ, जैसे आज भी साड़ी पहनी जाती है, धोती है, लुंगी है या पगड़ी बांधते हैं, ये तो बिना सिले हुए कपड़े ही हैं। बिल्कुल, ये उसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, ये सब बिना सिले वस्त्रों के बेहतरीन उदाहरण हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। कमाल है। सुई का जब आविष्कार हुआ, उसके बाद ही कपड़ों को सिलकर पहनने का चलन शुरू हुआ, जिससे फिर अलग अलग डिजाइन के फिटिंग वाले कपड़े बनाना संभव हुआ। जैसे आज हम पहनते हैं शर्ट, कुर्ता, पैंट, ब्लाउज वगैरह। लेकिन बिना सिले वस्त्रों का इस्तेमाल आज भी हमारी संस्कृति का कितना अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। सही कहा। ये तो सच है। जैसे हमारे देश में आप कहीं भी चले जाइए, खान पान में इतनी विविधता है, वैसे ही कपड़ों और पहनने के ढंग में भी जबरदस्त विविधता दिखती है। हर राज्य का अपना स्टाइल है। बिल्कुल, और ये विविधता भी इसी इतिहास और भूगोल से जुड़ी है। कहाँ क्या उगता है, मौसम कैसा है, परंपरा क्या है, सब मिलकर पहनावे को तय करता है। सही कहा। तो ये अध्याय हमें सिर्फ रेशों और कपड़ों के बनने की प्रक्रिया ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे ये चीजें हमारे इतिहास, भूगोल और संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो हमने आज क्या क्या समझा, एक बार फटाफट रिवाइंड करें। वस्त्र जो हैं वो धागों से बनते हैं। हाँ, और धागे बनते हैं रेशों से। सही। ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं जैसे कपास, जूट, ऊन, रेशम, या फिर होते हैं संश्लिष्ट, सिंथेटिक, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन। बिल्कुल। फिर रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया है कताई यानी स्पिनिंग, जिसके लिए तकली, चरखा या अब मशीनें इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी। और फिर धागों से वस्त्र बनाने की मुख्य विधियां हैं बुनाई, वीविंग, जिसमें धागों के 2 सेट लगते हैं, ताना, बाना। और दूसरी है बंधाई, निटिंग, जिसमें अक्सर एकल धागे से फंदे बनाकर कपड़ा बनता है। एकदम सही। और साथ ही हमने कपड़ों के इस्तेमाल का एक छोटा सा मगर दिलचस्प इतिहास भी जाना। हाँ, और मेरे ख्याल से ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे पहने हुए कपड़े सिर्फ एक वस्तु नहीं है, उनके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक विज्ञान है और जैसा हमने कहा एक कहानी भी है। सही बात है। इससे हम उस सामग्री को, उस मटेरियल को बेहतर समझ पाते हैं और शायद उसकी थोड़ी ज्यादा कद्र भी करते हैं। ये बात तो है। अगली बार कपड़े खरीदते हुए शायद ये सब बातें दिमाग में आएंगी। अच्छा, इस चर्चा के आखिर में किताब में बूझो के मन में उठा एक सवाल है। वो बड़ा सोचने वाला सवाल है। अच्छा, क्या सवाल है? बूझो ने देखा कि रुई के धागे को जलाने पर वैसी ही गंध आती है जैसी कागज के जलने पर आती है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो वो सोचने लगता है कि क्या कागज भी पौधों से ही बनता है, क्योंकि रुई तो पौधे कपास से आती है। अरे वाह, ये तो वाकई एक बेहतरीन अवलोकन है बूझोगा, है ना? हाँ। ये हमें इस बात पर सोचने को उकसाता है कि कैसे अलग अलग दिखने वाली चीजों के गुण या उनकी उत्पत्ति में कोई समानता हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। विज्ञान हमें ऐसी ही कड़ियों को जोड़ने और समझने में मदद करता है। ये निश्चित रूप से आगे और जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है। सही कहा। तो इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।